साथियों नमस्कार। रीट पात्रता की विज्ञप्ति के साथ ही एक सामान्य प्रश्न हम सबके मन में रहता है, L1 L2 इसमें कौन सी भाषा हम चुने। यदि संस्कृत भाषा चुनते हैं तो भाषा प्रथम चुननी है या भाषा द्वितीय चुननी है। बहुत वर्षों के बाद हम संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे, इसके माध्यम से प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करेंगे, तो क्या हम इनको समझ पाएंगे, प्रश्न जो हमसे पूछना चाहता है उसका उत्तर दे पाएंगे। इससे पहले किस प्रकार के प्रश्न थे, उनका स्तर क्या था, ये सब प्रश्न प्रत्येक परीक्षार्थी के सामने रहते ही है। इन सब का समाधान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इसमें 2011 से 2022 तक के व्याख्या सहित प्रश्न हैं। अब तक कैसे प्रश्न हैं, उनका स्तर किस प्रकार का रहा, 6, 7, 8 का रहा, 9, 10, 11, 12 का रहा, प्रश्न पूछना क्या चाहता है, उसकी भाषा हमें समझ में आ रही है क्या, ये सब इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप भी इसको पढ़ें और निश्चित रूप से ये पुस्तक आपको प्रथम बार में, यदि हम संस्कृत भाषा चुन रहे हैं, लेवल कोई सा भी हो, भाषा प्रथम या द्वितीय हो, तो हमें सफलता भी प्रदान करेगी। आज अपना विषय रहेगा सुक्ति और अव्यय से संबंधित प्रश्न। सुक्तियां हमें मोटिवेशन भी देंगी। लगभग 25 प्रश्न हैं, 3 से 4 प्रश्न अव्यय से संबंधित हैं। सबका लेवल 6, 7, 8 है और एक ही बार में आप सबको ये समझ में भी आएंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं सुक्ति और अव्यय प्रकरण को। सुक्ति में से ये पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम रचयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति की रचना करो। प्रश्न को समझने के साथ हमें उसका स्तर समझने का प्रयास करना है। इससे संबंधित कैसे प्रश्न रीट पात्रता में हो सकते हैं, ये भी जानकारी हमें साथ में रखनी है। परमो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म हमारे ग्रंथों में कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म है। आइए दूसरा प्रश्न सुक्ति से संबंधित है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो धीमताम रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम निर्मापयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति का निर्माण कीजिए। आरटेट 2012 L2 भाषा द्वितीय में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है हमारे द्वारा पूर्व में पढ़े गए श्लोकों का एक चरण या एक पंक्ति हमें दी जा रही है, उसमें से एक शब्द गायब है, उस शब्द को पहचानना है, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। धावती, पिबती, गच्छति या पश्यति। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। पूरा श्लोक इस प्रकार से है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से, मनोरंजन से, उनको पढ़ने से, कालो समय, गच्छति जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र आदि की बातों में बीतता है। जबकि व्यसनेन, व्यसन में, मूर्खाणाम मूर्खों का समय 3 प्रकार से बीतता है। व्यसनेन किसी भी व्यसन से, निद्रया अत्यधिक नींद लेने से, या फिर तीसरा प्रकार है कलहेन, अनावश्यक किसी से भी झगड़ा करने में। विद्वान और मूर्खों के समय बिताने के बारे में इस सुक्ति में कहा गया है। यहाँ से ये प्रश्न लिया गया, इसमें से इस शब्द को हटा दिया गया और इसी के बारे में पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिन सुक्तियों को हम पढ़ रहे हैं, जिन गुरुजनों से पढ़ रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, उनमें इस प्रकार से ध्यान देते हुए हमें आगे पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं। रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम संयोज्यत।
रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति का निर्माण कीजिए। उसी पैटर्न पर प्रश्न चलते जा रहे हैं। आरटेट 2012 L1 भाषा प्रथम में पूछा गया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै वस्त्राणि दानानि धनानि कार्याणि। दो प्रकार है। संस्कृत माध्यम से हमने पढ़ाई की है या कक्षा 11 से संस्कृत भाषा लेकर के पढ़ाई की है, तो इसका अर्थ निकाल करके हमें उत्तर निकालना है। दूसरा प्रकार है 6, 7, 8, 9, 10 में हमने इन श्लोकों को जरूर पढ़ा है, तो श्लोक को जहां हम पढ़ रहे हैं वहां याद रखने का प्रयास करें, एक शब्द को देखते चले। फिर यदि परीक्षा में इस प्रकार का आता है तो उत्तर देने में हमें आसानी रहेगी। कार्य उद्यमेन परिश्रम से ही निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। कौन सिद्ध होते हैं? कार्य। न मनोरथ ही, मन की इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होते। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। उद्यमेन परिश्रम के द्वारा ही निश्चित रूप से सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं। कार्याणि कार्य न नहीं मनोरथ ही, मन की इच्छा से। मन की इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंह से, सोए हुए सिंह के मुख में मृगहा प्रविशन्ति, मृग प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में हरिण अपने आप आकर के प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार कार्य केवल मन की इच्छा से सिद्ध नहीं होते, उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने लिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। जिस प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पास करना, अच्छे अंक प्राप्त करना, घर के पास पोस्टिंग चाहना, ये हमारी मन की इच्छा है। उसके लिए हमें मेहनत की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2012 की सूक्ति है। निम्नलिखित सूक्ति है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। निम्नलिखित सूक्ति के उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला बड़ा चैलेंज रीट में यही रहता है, जो प्रश्न पेपर में है उसका हिंदी अर्थ मुझे आता है क्या, जो प्रश्न पेपर में है वो मुझे समझ में आ रहा है क्या, प्रश्न पूछ क्या रहा है, ये बड़ा चैलेंज है। ये यदि हमें समझ में आता है तो फिर उत्तर निकालने में हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। साथियों, बार बार विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का हम रिवाइज करें, उससे हमारी स्पीड होगी। थोड़े थोड़े शब्दों के अर्थ समझ में आने लगेंगे। जब हम 500, 400, 300 की संख्या में प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एक ठीक प्रकार की स्पीड हमारी हो जाती है। निम्नलिखित सूक्ति के में समुचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वदेशे, अपने देश में पूज्यते, पूजा जाता है। कौन? राजा। राजा की पूजा अपने ही देश में होती है, लेकिन सर्वत्र सब जगह पूज्यते, पूजा जाता है। कौन पूजा जाता है? विद्वान। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। पूरा श्लोक भी हमारा निश्चित ही पढ़ा हुआ है। विद्वत्वंच नृपंत्वंच नैव तुल्यम कदाचन। विद्वत्ता और नृपता की तुलना कभी नहीं हो सकती। विद्वत्ता और राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने ही देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की सब जगह प्रशंसा होती है, सब जगह विद्वान की पूजा होती है। विद्वान सब जगह सम्मान को, आदर को प्राप्त करता है। यहां से ये प्रश्न लिया गया है। रीट में जितने भी प्रश्न हम देखेंगे वो लगभग 6, 7, 8 के हैं। कुछ का स्तर 9, 10 का आता है। हमारे आज नहीं तो 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले पढ़े हुए प्रश्न हैं, तुरंत रिवाइज होंगे। विगत परीक्षाओं के प्रश्न यदि हम पढ़ते हैं तो निश्चित ही वो सब हमें याद आएगा और आगे की राह हमारे लिए खुलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम संयोजित। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति की रचना करो। संगे शक्ति ही कलौ युगे। संगठन में शक्ति है कब? कलौ। कलौ क्या? युग है, कलयुग में। कलयुग में संगठन में ही सुक्ति है। ये 2015 L2 में पूछा गया है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च। त्रेता युग में मंत्र में शक्ति है।
ज्ञान शक्ति ही कृते युगे, और ज्ञान में शक्ति है सतयुग में। द्वापरे युद्ध शक्ति से, और द्वापर में युद्ध में शक्ति रही। संगे शक्ति ही कलौ युगे, और संगठन में शक्ति है कलयुग में। त्रेता में मंत्र में शक्ति है, ज्ञान शक्ति ही कृते युगे। द्वापरे युद्ध शक्ति से, संगे है शक्ति कलौ युगे। त्रेता में मंत्र में शक्ति है, सतयुग में ज्ञान में शक्ति रही है, द्वापर में युद्ध में शक्ति है, जबकि कलयुग में संगठन में शक्ति रहेगी। फिर देखते हैं आगे इसी प्रकार का एक और प्रश्न। सर्वे गुणाः आश्रयन्ति, ये भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है। सर्वे गुणाः सभी प्रकार के गुण, आश्रयन्ति सहारा लेते हैं। निधानम, सौंदर्यम, कांचनम अथवा ज्ञानम, सब प्रकार के गुण महाराज भर्तृहरि के अनुसार धन में निवास करते हैं। जो व्यक्ति धनी है वही गुणवान है, वही पूजनीय है, वही आदर के योग्य है। जिस व्यक्ति के पास में थोड़े समय पहले कुछ नहीं था, विद्वान खूब था, गुण भी बहुत सारे थे, लेकिन उसके पास में धन नहीं था, तो गांव के ही अन्य लोग उसको महत्व नहीं देते थे। वही व्यक्ति जब धनवान हो गया तो सुबह शाम उससे हाथ जोड़ के राम राम भी हो रही है। गांव के सब प्रकार की समस्याओं में उसको बुलाया भी जा रहा है। सब लोग उससे सलाह लेने के लिए आ भी रहे हैं। यहाँ यही बात कही गई है, सर्वे गुणाः, सभी प्रकार के गुण, कांचनम आश्रयन्ति, कांचन में धन में समाहित रहते हैं। यदि व्यक्ति के पास में धन है तो उसके गुण दिखाई देंगे। यदि व्यक्ति के पास में धन नहीं, धनहीन है, तो उसके गुण छिप जाते हैं, उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है। ये 2015 L2 में पूछा गया है। ये कहा महाराज भर्तृहरि जी ने, यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास में है धन, स नरः कुलीन है, वही नर कुलीन है, अच्छे कुल का माना जाता है, अच्छे वंश का माना जाता है। उसके वंश का ग्राफ अचानक ऊपर बढ़ जाता है। स पंडित है, वही विद्वान है। स श्रुतवान, वही शास्त्रों का ज्ञाता है। वो लठ ठोक करके ये भी कह दे कि नहीं ये बात सत्य है, तो गांव के सभी लोग कहेंगे कि नहीं ये कह रहा है ये बात सत्य है, क्योंकि दूसरे दिन उसी से धन लेकर के उनको काम निकालना है। गुणज्ञ है, वही व्यक्ति गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता, वही वक्ता है। उसके पास में धन है, पैसा है, तो सभा के बीच में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि श्रीमान जी आप आओ और बोलिए। पैसा है तो पैसा बोल रहा है। सच दर्शनीय, वही देखने के योग्य है, वही सुंदर है, वही देखने के योग्य है। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, सब प्रकार के गुण कांचन माश्रयन्ति, सब प्रकार के गुण धन में समाहित रहते हैं। यहीं से हमारा प्रश्न पूछा गया है। जो बात भर्तृहरि जी ने 1000 साल पहले कही, वही बात आज भी सत्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सूक्ति है इसी प्रकार की, 2015 में पूछा गया। अहितम मनोहारी च सुलभम वचः, हितम मनोहारी च सुलभम वचः, हितम अमनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। महाकवि भारवी की सूक्ति है। युधिष्ठिर ने एक वनेचर को दुर्योधन का साम्राज्य देखने के लिए भेजा। वनेचर दुर्योधन का साम्राज्य देखता है, दुर्योधन की नीति को देखता है, और वापस द्वैत वन में जाकर के युधिष्ठिर को कहता है कि मैं जो कहूंगा, जो मैंने दुर्योधन के साम्राज्य में देखा, उसका सारा सही सही वर्णन मैं आपके सामने करूंगा, क्योंकि मैं आपका नेत्र हूं। मैं गुप्तचर हूं लेकिन आपका नेत्र हूं। यदि मैं आपसे झूठ बोलता हूं तो वो ठीक नहीं होगा, आप ठीक प्रकार से नहीं देख पाओगे। और फिर एक सूक्ति कही, एक श्लोक कहा, उसकी सूक्ति है, संसार में दुर्लभम वचः है, ऐसी वाणी दुर्लभ है, इस संसार में ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितम हितकारी भी हो, च और मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली भी हो। दोनों में से एक ही हो सकता है। वाणी यदि हितकारी है तो वो मन को अच्छी नहीं लगेगी, वाणी यदि मन को अच्छी लगने वाली है तो वो हमारे लिए हित की नहीं होगी।
दोनों एक ही वाणी में, एक ही बात में, एक ही कथन में दोनों प्रकार की बातें मिलना संसार में दुर्लभ है। ये वनेचर ने राजा युधिष्ठिर से कहा, क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो नु जीविभिः अतोर्हसि संतु में साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। एक सूक्ति इसमें यह है। वनेचर राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन के साम्राज्य का वर्णन करने से पूर्व भूमिका बनाते हुए कहता है, क्रियासु क्रियाओं में युक्तई लगाए गए, नृप चार चक्षुषो राजा के नेत्र वाले सेवकों को, राजा के नेत्र रूपी वाले गुप्तचरों को, न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए, अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, जो सेवक राजा के गुप्तचर रह करके राजा के नेत्र के रूप में, राजा को दिखाने के रूप में कार्य करते हैं, उनके द्वारा अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। अतो इसलिए अर्हसी योग्य हूं संतुम समा करने के लिए, साधु साधुआ अच्छे या बुरे कथन के लिए। मैं आपको अच्छा या बुरा कथन नहीं कहूंगा, लेकिन युधिष्ठिर दुर्योधन के साम्राज्य का ठीक ठीक प्रकार का, सही प्रकार का वर्णन मैं करूंगा। उस समय हो सकता है कुछ कथन, कुछ बातें आपको अच्छे लगे, कुछ बातें आपको बुरी लगे। उन बातों को आप मुझे, उन बातों के लिए आप मुझे क्षमा करने के योग्य हो, या उन बातों के लिए आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन इस संसार में दुर्लभ है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूक्ते है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। निम्नलिखित सूक्ति के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह रीट 2015 में पूछा गया है। यहां पूछा गया है दुर्बल से कमजोर का राजा। राजा कौन होता है? यदि व्यक्ति कमजोर है तो उसके लिए राजा कौन होगा? आज के समय में राजा का अर्थ है यदि व्यक्ति कमजोर है तो उसके लिए प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कौन हो सकता है? प्रशासन जन होगा, प्रशासन उसके लिए धन होगा, प्रशासन धर्म हो गया, प्रशासन बलम बल होगा। तो प्रशासन या राजा कमजोर व्यक्ति के लिए ताकत का काम करता है। व्यक्ति में हिम्मत रहती है कि मेरे खिलाफ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। यदि कोई अन्याय करता है तो मैं शासन की, मैं राजा की मदद ले सकता हूं। तो उस व्यक्ति के लिए बल का, ताकत का काम शासन करता है। देखिए पूरी सूक्ति इस प्रकार से है। दुर्बल से बलम राजा, कमजोर का बल राजा होता है। बालानाम रोदनम बलम, बालानाम बालकों का, बलम ताकत, बालकों के लिए ताकत, रोदनम रुदन करना है। बालक रो करके सब प्रकार की ख्वाहिश, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर लेता है, तो रोना बालक के लिए ताकत का काम करता है। बलम मूर्ख से मौनित्वम, मूर्ख व्यक्ति के लिए बल है मौनित्वम, चुप रहना, मौन रहना, सभा के बीच में चुप रहना। चोराना मैं नृतम बलम, और चोर लोगों के लिए बल का काम करता है ए नृतम, झूठ बोलना। यदि व्यक्ति चोर है तो झूठ बोल करके वो ताकत लेता है, उस झूठ के बल पर ही वो आगे चलता है। साथियों, पुस्तकें वो पढ़नी है जो हमारे लिए उपयोगी है। संस्कृत भाषा अथाह है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारा ज्ञान इसमें है। इस तरह जीरो से बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें उस विकल्प का चुनाव करना है जो हमारे लिए सार्थक हो, कम समय में ज्यादा अंक हमें दिला सके, कम समय में सरल प्रकार से हमें समझ में आ सके। उसको समझने के लिए हम 4 प्रकार की कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़े, या 10 प्रकार के अन्य से सलाह नहीं लेनी पड़े। उसी पुस्तक का चाहे कोचिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या फिर पुस्तकों से हम पढ़ रहे हो, उसी लेवल का, उसी पुस्तक का चयन हमें करना है जो हमारे स्तर के अनुरूप हो, जो हमारे लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी हो। फिर पढ़ते हैं इसी प्रकार की एक सूक्ति। रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्तिम संयोजयत जननी जन्म भूमिश्च गरीयसी। ये रीट 2017 L2 में पूछी गई सूक्ति है। भगवान राम ने श्रीलंका को जीता। जीतने के बाद में
लक्ष्मण ने एक प्रश्न किया, उसके जवाब में कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी जननी जन्मभूमि गरीयसी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से श्रेष्ठ है। भगवान राम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि स्वर्णमयी सोने से युक्त लंका यह लंका बनी हुई है, तो भी नहीं मैं मेरे लिए लक्ष्मण, हे लक्ष्मण रोचते, यह अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। हे लक्ष्मण, फिर भी मेरे लिए यह रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से, जननी माँ जन्मभूमि से और मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के रहती है। व्यक्ति के पास में थोड़ा पैसा होता है, सरकारी सेवा यदि लग जाती है, अच्छा कारोबार हो जाता है, तो घर छोड़ के पास वाले कस्बे में जाता है। पास वाले कस्बे का व्यक्ति गया बड़े शहर में, बड़े शहर का गया दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में, और वो छोड़ के जाते हैं बाहर। बाहर से घूम करके फिर अंत समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो गांव में आकर के फार्म हाउस बना के रहते हैं। हमारे लिए भी ये कहा गया कि माँ और मातृभूमि है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, उन दोनों की सेवा भी हमें करनी है। सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार के संसाधन हमारे पास में होंगे, लेकिन इन दोनों के कारण है, माँ ने हमें जन्म दिया और मातृभूमि ने जहां हमने निवास किया उसने सब प्रकार की सुविधाएं हमें दी है। फिर आगे बढ़ते हैं। सतसंगति ही किम न करोति पुंसाम, सतसंगति सज्जनों की संगति किम न करोति, क्या नहीं करती है, पुंसाम पुरुषों के लिए। सज्जनों की संगति ऐसी कौन सी बात है जो पुरुषों को, मानवों को प्रदान नहीं करती। इत्यत्र यहाँ रिक्त स्थानम पूरित्वा, खाली स्थान की पूरित्वा पूर्ति करके, खाली स्थान की पूर्ति करके, सुक्ति मिमाम निर्मापयत, इस सुक्ति का निर्माण कीजिए। देखिए एक ही प्रकार का पैटर्न है। जब हम 2-3 प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे तो प्रश्नों के अर्थ भी हमें समझ में आने लगेंगे। छोटे छोटे शब्द है, इनके अर्थ भी समझ में आने लगेंगे। 1-2 शब्दों के समझ में नहीं आते तो उनका अर्थ हम लिख लें, लिख करके 2-3 बार पढ़ेंगे, वो याद हो जाएंगे, पैटर्न हमें समझ में आने लग जाएगा। ये रीट 2017 L2 भाषा द्वितीय में पूछा गया है। पूरी सूक्ति को हम पढ़ लेते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पाप मपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु करो तनोति कीर्तिम, सतसंगति ही कथिये किम न करोति पुंसाम। जाड्यम जड़ता, धियो बुद्धि की हरति दूर कर लेती है। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को दूर कर लेती है। बुद्धि की जड़ता करता है, बुद्धि एक ही जगह स्थिर हो गई, काम नहीं कर रही, किस दिशा में आगे बढ़ना है, नौकरी करूं या व्यवसाय करूं, घर रहूं या शहर में रहूं, कौन सा व्यवसाय ठीक होगा, कौन सी नौकरी ठीक होगी, 1 साल में पास कर पाऊंगा, 3 में कर पाऊंगा। इस प्रकार की जड़ता, स्थिरता को सज्जनों की संगति हर लेती है, दूर कर देती है। दूसरी मुख्य विशेषता सज्जन संगति की सिंचती, सींचती है वाची, वाणी में, सत्यम सत्य को सींचती है, वाणी में सत्य को सींचती है। मान उन्नतिम दिशति, सम्मान में उन्नति बढ़ाती है। पापम अपा करोति, पापकारी इसी व्यक्ति को दूर ले जाती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न रखती है। एक तो हम उस व्यक्ति के पास बैठे जो पूरे दिन चुगली करता है, नकारात्मक बातें करता है, उल्टी सीधी बातें भरने का ही प्रयास करता है, तो दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। एक हम उस व्यक्ति के पास में बैठे जो सकारात्मक है, सकारात्मक बातें ही करता है और आगे का रास्ता दिखाता है, तो मन को प्रसन्न रखता है। चेतः प्रसादयति, सज्जनों की संगति मन को प्रसन्न रखती है। दिक्षु दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्तिम अच्छे कार्य के लिए किए गए यश को। दिक्षु दिशाओं में कीर्तिम तनोति व्यक्ति के यश को बढ़ाती है। तो भर्तरी जी महाराज ने कहा सत्संगति ही, सज्जनों की संगति, यही हमसे पूछा गया है। कथिय कहो किम न करोति पुंसाम, पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है।
अब तक जितने भी प्रश्न सुक्ति के हमने पढ़े उनमें एक ही पैटर्न काम कर रहा है। कोई भी एक चरण हमें मिला है, उस चरण का एक शब्द कम है, उस शब्द को पहचानना है, उसी पर चिन्ह लगाना है, वही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुक्ति है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। निम्नलिखित सुक्ति के में समुचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न ही ज्ञानेन पवित्र मीह वर्तते, न नहीं ही निश्चित रूप से ज्ञानेन ज्ञान के समान पवित्र मीह पवित्र यहाँ इस संसार में विद्यते है। ये 2017 L1 में पूछा गया है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते, नहीं ही निश्चित रूप से ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समान पवित्रम पवित्र इह इस संसार में विद्यते है। ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा उत्तर है। वहां पर वही पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ 2 चरण दिए गए हैं और उत्तर हमसे पूछा जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। दंडिन है पद लालित्यम मागे संति गुणाः इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरित्वा। यहाँ इसमें रिक्त स्थानम पूरित्वा खाली स्थान की पूर्ति करके सुक्ति संयोजित सुक्ति की रचना कीजिए। रीट 2021 L2 भाषा प्रथम में पूछा गया है। पंच त्रय नव या सप्त। देखिए पूरा श्लोक और वहां भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा हुआ है त्रयो गुणा और यहां लिखा हुआ है त्रय है। इसमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना। यहां जब संधि हटेगी तो यहां भी त्रय ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। 3 प्रसिद्ध विद्वानों की तुलना करते हुए कहा है। ये हमारे लिए जब हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां भी ये प्रश्न आएगा। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, त्रय का विसर्ग होगा। महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि दंडी पद लालित्य के लिए, पदों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि माघ में माघे संति महाकवि माघ में है त्रयोः गुणः, तीनों ही गुण। 3 कौन कौन से गुण? पहला गुण उपमा, महाकवि कालिदास प्रसिद्ध। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध। महाकवि दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक अकेले माघ ऐसे कवि हैं जिनमें तीनों ही गुण पाए जाते हैं। उपमा अलंकार, अर्थ गौरव और पद लालित्य। पदों की सुंदरता, अर्थ गौरव का अर्थ है कम शब्दों में अधिक बातों को कहना। ये लगभग सुक्ति प्रकरण पूरा है। अब हम पढ़ते हैं अव्यय प्रकरण को। इन सब प्रश्नों को हमने, प्रश्नों में आए हुए अव्ययों को भी हमने संस्कृत भाषा पढ़ते समय पढ़ा है। सीधे और सरल प्रश्न है, किसी भी प्रकार की घबराहट इनमें नहीं होनी चाहिए। केवल हमें प्रश्न को ठीक प्रकार से समझना है, उत्तर उसी प्रश्न में लिखा हुआ हमें मिलेगा। पवन है बहती, पवन बहती है, पवन बहती है। रिक्त स्थाने अव्यय से शुद्ध रूपम भविष्यति। रिक्त स्थान में अव्यय का शुद्ध रूप होगा। देखिए कुत्रम, कुत्रा, कुत्र या कुत्र। जब भी हमने अव्यय पढ़े हैं वहां निश्चित ही हमने कुत्र पढ़ा है। कहीं भी कुत्रम नहीं पढ़ा, कुत्रा नहीं पढ़ा या कुत्रे नहीं पढ़े, तो यही सही उत्तर है हमारा। कुत्र का अर्थ होगा कहाँ। पूरा वाक्य लेकर के जब हम चलेंगे तो पवन है, पवन कुत्र बहती, कहाँ बहती, कहाँ बहती है, कहाँ चलती है। ये रीट 2011 में पूछा गया। अव्यय क्या है उसकी परिभाषा के लिए लिखा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु। तीनों लिंगों में सदृशम समान रहता है, एक जैसा रहता है, एक जैसा दिखाई देता है। तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों को हम जानते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों में एक जैसा लिखा हुआ दिखाई देगा। एक जैसा रहने का अर्थ है जैसे अभी हमने पढ़ा कुत्र, ये पुल्लिंग में भी कुत्र रहेगा, स्त्रीलिंग में भी कुत्र रहेगा, नपुंसकलिंग में भी कुत्र ही रहेगा। ऐसा अन्य अव्ययों के बारे में भी हमें समझना चाहिए। समान रहता है तीनों लिंगों में। सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में। सभी कितनी? तो 7 विभक्तियों में एक जैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसके साथ में कहा गया है वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन 3 वचनों में जो सदा समान रहता है, एक जैसा रहता है, उसी को अव्यय कहा जाता है। अव्यय के अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। गृहम वृक्षाः सन्ति, ये उदाहरण जब से हम कारक पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब से ही पढ़ाया जाता है 9, 10, 11, 12 में। गृहम घर के, वृक्षाः सन्ति वृक्ष है, घर के वृक्ष हैं, परित है चारों ओर, एक व्यक्ति ने बगीचा बना रखा है चारों ओर, वहीं से ये उदाहरण लिया गया था। गृहम परित है वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष है। परित है अव्यय है, इसका अर्थ होता है चारों ओर, और परितय के योग में निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति होती है। ये 7 और समझना है हमें। फिर चलते हैं आगे। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय को गच्छामः जाते हैं, तो विद्यालय की ओर जाते हैं हम। और इसके लिए संस्कृत भाषा में अव्यय काम आता है प्रति, और प्रति अव्यय के योग में भी विभक्ति होती है द्वितीय। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न छोटे लग रहे हैं, सामान्य प्रश्न है। एक बार जब हम इनको पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न हो, इतना तो निश्चित ही समझ में आएगा कि रीट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के उत्तर हम दे सकते हैं, इस प्रकार की तैयारी हमें करनी है। तैयारी में इतनी कमी अभी चल रही है। 75 दिन है, 75 दिन में लगभग सब विषयों के हम 40 से 50 पन्ने पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे विद्वान है, बुद्धिमान है, पहले पढ़ा हुआ है तो 80 से 100 हो सकते हैं। ये अधिकतम कैपेसिटी एक व्यक्ति की है। कम से कम पढ़ेंगे तो 3 से 4 पढ़ सकते हैं। ऐसी पुस्तकें हमें पढ़नी है जिनमें पन्ने कम हो, अंक अधिक देने की संभावना हो और एक ही बार में समझ में आ जाए। उनको समझने के लिए फिर किसी अन्य से समझना नहीं पड़े। फिर आगे चलते हैं। विवादेन, ये भी हम खूब सारा पढ़ते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। ये वो ही उदाहरण है जब हमें पढ़ाते समय कहा गया था कि इनको याद कर लो, ये परीक्षा में बार बार आते हैं। वहां भी आ गए और अपने साथ चल करके इस रीट पात्रता में भी आ गए। उस समय हमने सोचा था कि एक बार काम हो जाए उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये फिर से अपने सामने आ गए। अलम विवादेन, विवाद मत कीजिए। संप्रति मानवः प्रकृतिम वशीकृत्य ताम नियुक्ते, ये थोड़ा कठिन है। ये 2021 में पूछा गया है। कठिन इसलिए है, इससे पहले जितने भी हमने उदाहरण पढ़े वो सब प्रसिद्ध उदाहरण थे, बार बार हमने पढ़े हैं। लेकिन ये 6, 7, 8 में से एक पुस्तक है, संस्कृत भाषा की पुस्तक है। उस पुस्तक के में एक पाठ है, उस पाठ के गद्यांश में से उठा करके ये प्रश्न दिया गया है। बहुत कम लोग, कम परीक्षार्थी इसको पढ़ पाते हैं और बहुत को बाद में भी पता नहीं चलता है कि ये प्रश्न आया कहाँ से था। उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। संप्रति मानवः प्रकृतिम वशीकृत्य, निश्चित ही मानव प्रकृति को वश में करके ताम नियुक्त है, उनको लगा रहा है, उनकी नियुक्ति कर रहा है। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद कार्य करता है? मानव है, संप्रति है, ताम है या फिर प्रकृति है? ये इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति ही भवति, उसी देश में सुख की प्राप्ति होती है। अस्मिन् वाक्य अव्यय पदमस्ति, इस वाक्य में अव्यय का पद है। इस पूरे में से ही, हाँ सॉरी, एक प्रश्न रह गया। संप्रति मानव है, अब मानव प्रकृति को वश में करके उसको नियुक्त लगा रहा है। मानव, संप्रति या ताम प्रकृति ही, इनके ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। अभी एक ऑप्शन रह गया इनमें से। चलिए यहाँ आते हैं। तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति ही भवति, उसी ही देश में सुख प्राप्ति होती है। इसमें 5 शब्द हैं। अस्मिन् वाक्य अव्यय पदमस्ति, इस पूरे ही वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पहचानने के 2 तरीके हैं, एक तो सीधा और सरल है। बार बार जिन शब्दों को हमने एक ही स्थिति में देखा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा, वो अव्यय है। जैसे हमने यथा, तथा,
कुत्र एव इति च केन प्रकारेण तेन प्रकारेण। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम इसी स्थिति में पढ़ते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं देखा। एक प्रकार तो है वो पहचानने का, ये अव्यय है। दूसरा प्रकार है तस्मिन देशे सुख प्राप्त। दूसरा प्रकार है एक एक शब्द को पहचानना, जैसे तस्मिन तो ये रह गया कस्मिन। किम सर्वनाम शब्द सप्तमी का एक वचन, ये भी सप्तमी का एक वचन है। फिर रहा अपने पास में देशे, तो देशे ग्रामे सप्तमी का एक वचन है। सुख प्राप्ति ही, गति ही, मति ही, नीति ही, इस प्रकार से प्रथमा एक वचन है। भवती ये धातु का रूप है। शेष रहा अपने पास में एव। एव अव्यय है क्योंकि इसमें प्रथमा द्वितीय नहीं होती, एक वचन बहुवचन नहीं होता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है, तो यही हमारे लिए अव्यय का पद है। फिर इसके बाद में अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूरे हैं। एक प्रश्न अपना शेष रहा था जिसका उत्तर हमें लगाना था। संप्रति मानव है प्रकृति वशीकृते। इस समय मानव प्रकृति को वश में करके ताम नियुक्त है, ताम संप्रति नियुक्त है, उसको अपनी ओर लगा रहा है, अपने सहारे के लिए काम में ले रहा है। साथियों, ये कुछ प्रश्न हमने पढ़े हैं, अपने लिए कठिन हो सकते हैं। एक से दो बार जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न सरल भी लगेंगे, समझ में भी आएंगे। जिन पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से आधार भी मिलेगा किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं, और ऐसे हमें और पढ़ने हैं। केवल पास करना है, यदि अधिकतम अंक चाहिए तो थोड़ी तैयारी ज्यादा होगी। केवल और केवल पास ही करना है, कम अंक चाहिए तो एक बार में भी हम यदि इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ये संस्कृत सरला का द्वितीय संस्करण है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए उपयोगी है। पहले संस्करण के बाद में ये 2022 तक का अपडेट है। उसके बाद में संस्कृत से संबंधित परीक्षा अभी ही होगी। 2024 में 2025 में रीट पात्रता होगी, तो ये अपडेट संस्करण है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के लिए। इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो आप इन नंबर पर भेजिएगा 9928946539 पर, या फिर यह संस्कृत सरला का तृतीय संस्करण है। ये केवल रीट पात्रता के लिए उपयोगी है। जब द्वितीय संस्करण निकाला गया उसके बाद में तो आप सबके सुझाव थे कि रीट के लिए भी इसी प्रकार का संस्करण होना चाहिए, जहां हम विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़ सके, उनके आधार पर अपनी तैयारी जांच कर सके, और यदि व्याख्या मिलती है तो और भी अच्छा काम रहे। व्याख्या को पढ़ करके कम समय में ज्यादा अंक हम प्राप्त कर सके, और उसमें पन्ने पेज भी इतने ही हों कि हम आसानी से 8 से 10 दिन में उसको पढ़ सके। इसमें केवल 108 पेज हैं। यदि दिन के हम 15 से 20 पढ़ते हैं तो 5 से 6 दिन में पढ़ देंगे। किसी भी प्रकार के अन्य कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, दूसरे से समझने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसमें रिवाइज प्रश्नों को भी यदि हम पढ़ते हैं तो हो सकता है हमारी रीट पात्रता को पास करने में वो मदद करे। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप भेजिएगा 9928946539 पर। साथियों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।